अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। आज हम अपने चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे एफएससी सेकेंड ईयर के चैप्टर क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के हवाले से नया जो है वो टॉपिक लेके आए हैं। और वो टॉपिक हमारा क्या है जनाब? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसी जो है वो एक साइंटिस्ट के जो है वो पॉइंट्स नहीं है, एक साइंटिस्ट की कंक्लूजन्स का नाम नहीं है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। कई एक साइंटिस्ट ने, कई एक लोगों ने इस पे वर्क किया और उनकी रिसर्च जो थी, उनके जो कंक्लूजन्स थे वो इन्वॉल्व थे किसमें? इसमें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में। उनको कंक्लूड किया गया, उनको कलेक्टिवली इस्तेमाल किया गया और वो कलेक्टिवली क्या कहलाए? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। का मतलब ये है कि अगर एक साइंटिस्ट ने इनहेरिटेंस में, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में अपना पॉइंट पेश किया, अपना कंक्लूजन पेश किया, तो नेक्स्ट वाले ने भी पेश किया, नेक्स्ट वाले ने भी पेश किया, तो ये तमाम तर कंक्लूजन जो थे मतलब साइंटिस्ट के, वो कलेक्टिवली, उनको लैबोरेटरीली क्या कहा गया? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहा गया। तो ये साइंटिस्ट की जो है वो काविश पे ही कलेक्टिवली क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस नहीं थी, बल्कि ये सबकी थी, सबके पॉइंट्स को लेके कंक्लूड किया गया था। अब इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहले 1865 में मेंडल ने वर्क किया। हम जानते हैं कि मेंडल एक जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी बुलाया जाता है। तो इस मेंडल ने एक वर्ड कहा, इनहेरिटेंस फैक्टर। क्या इसमें वर्ड कहा? इनहेरिटेंस फैक्टर कहा। और इसने कहा कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि विरासत में, इनहेरिटेंस में खासियतों को लेके जाने के अलमबरदार हैं। खासियतों को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाने के जिम्मेदार हैं। इस वजह से उनको क्या कहा गया? इनहेरिटेंस फैक्टर्स हैं। मगर मेंडल जो है उस वक्त जानता नहीं था कि वो फैक्टर जीन्स हैं। हम अब जानते हैं कि वो फैक्टर जीन्स हैं, वो क्रोमोसोमल फैक्टर जीन्स हैं जो क्रोमोसोम पर मौजूद हैं। मगर मेंडल नहीं जानता था। मेंडल सिर्फ इतना जानता था कि कुछ तो है, कोई तो फैक्टर है जो विरासत में खासियतों को लेके जाने का जिम्मेदार है। मगर शायद इसलिए कि वो ये भी जान जाता, मगर इसलिए कि शायद उस वक्त जो है माइक्रोस्कोप की इस हद तक इन्वेंशन नहीं हुई थी कि वो उसको, क्रोमोसोम्स को स्टडी कर पाता, इन फैक्टर्स को स्टडी कर पाता, डीएनए को स्टडी कर पाता। मगर उसने फिर भी इनहेरिटेंस फैक्टर्स के अबाउट राय दी थी, लेकिन शुरू में मेंडल की बात को माना ही नहीं किया, जबकि वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जैसे लॉज को पेश कर रहा था, मगर लोगों ने उसकी बात को यकीन से नहीं माना। तो उसके बाद क्या हुआ? 19वीं सेंचुरी में 3 साइंटिस्ट ने मोस्टली वर्क किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे, और वो 3 साइंटिस्ट हुगो डी वेरिस एंड कॉरिन्स एंड टेमॉर्क, ये 3 साइंटिस्ट ने वर्क किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे। किस पे? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे बात की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इसमें 1882 में, कब? 1882 में 2 साइंटिस्ट, क्या है? 2 साइंटिस्ट जिनमें वाल्टर फ्लेमिंग और दूसरा क्या है? वॉरडेयर। क्या है? वॉरडेयर एंड वाल्टर फ्लेमिंग। अब वाल्टर फ्लेमिंग उस वक्त क्या काम कर रहा था? वाल्टर फ्लेमिंग सैलेमेंडर के लार्वीज पर वर्क कर रहा था।
सैलमेंडर के लार्वीज पर वर्क कर रहा था और ये सैलमेंडर के लार्वीज पर वर्क करते हुए ये सैलमेंडर के लार्वीज पे वर्क तो कर रहा था। ये एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट था, ये जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट था। कौन था? जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट था ये वाल्टर फ्लेमिंग। और ये किस पे काम कर रहा था? सैलमेंडर के लार्वीज पे वर्क कर रहा था। लेकिन सैलमेंडर के लार्वीज पर वर्क करते हुए इसने कुछ सेल्स को देखा जो रैपिडली क्या है, रैपिडली डिवाइड कर रहे थे। क्या कर रहे थे? रैपिडली डिवाइड कर रहे थे, तेजी के साथ डिवीजन की तरफ जा रहे थे। मतलब ये सेल की डिवीजन को स्टडी कर रहा था सैलमेंडर के लार्वी में। कौन? एम्ब्रियोलॉजिस्ट। ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग 1882 में, जो कि जर्मन से ताल्लुक रखता था, जर्मनी से ताल्लुक रखता था, तो इसने क्या किया? इसने सेल की डिवीजन को स्टडी किया और उसने देखा कि सैलमेंडर का लार्वी जो है वो बड़ी तेजी के साथ डिवाइड कर रहा है। 1 से 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 16, 16 से 32 आगे की तरफ डिवाइड करता जा रहा है। तो इसने भी विरासत को स्टडी तो किया, इसने भी कुछ अपनी डिवीजन्स जो है वो सेल साइकिल के डिवीजन्स को जो है बता के इनहेरिटेंस में, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में अपना रोल दिया, जैसे कि मियोसिस और माइटोसिस के हवाले से हम जानते हैं। उसके बाद दूसरा है वॉल्डेयर। अब वॉल्डेयर जो है, वॉल्डेयर ने क्या किया? पहली दफा वर्ड क्रोमोसोम मुतारिफ कराया। क्या वर्ड मुतारिफ कराया? वॉल्डेयर ने पहली दफा वर्ड जो है वो क्रोमोसोम मुतारिफ करवाया। क्या मुतारिफ कराया जनाब? वर्ड क्रोमोसोम जो है वर्ड मुतारिफ कराया। और उस वक्त इसने वर्ड क्रोमोसोम क्यों बोला? इसलिए कि शायद कोई ये स्टडी कर रहा था और अपनी स्टडी के दौरान इसने स्टेनिंग टेक्निक को अपनाया होगा, और स्टेनिंग टेक्निक को अपनाते हुए इसने देखा कि कोई ऐसा रीजन पड़ा हुआ है, कोई ऐसा पार्ट पड़ा हुआ है इसके सैंपल्स में। इसने देखा कोई ऐसा रीजन, एक पार्ट पड़ा हुआ है जो है वो स्टेनली डार्क स्टेन है, जो गाढ़ा कलर ले रहा है अपने ऊपर, स्टेन हो चुका है गाढ़े कलर से। इसने उस गाढ़े कलर वाले रीजन का नाम, डार्कली स्टेन रीजन का नाम वॉल्डेयर ने क्रोमोसोम रखा। क्या रखा इसने? उसका नाम क्रोमोसोम रखा। किसका नाम? डार्कली स्टेन रीजन का नाम इसने क्रोमोसोम रखा। फर्स्टली इन बायोलॉजी, फर्स्ट इन एवर इन हिस्ट्री ऑफ साइंस ऑफ बायोलॉजी, जो वर्ड क्रोमोसोम था वो वॉल्डेयर ने मुतारिफ करा। ठीक है। उसके बाद कार्ल कॉरेंस ने क्या है? कार्ल कॉरेंस ने अपना वर्क तो किया, मेंडल के वर्क को उजागर करने की कोशिश की। ठीक है, मेंडल के वर्क को जो है उजागर करने की कोशिश की, लेकिन इसके पास, कॉरेंस के पास कोई एविडेंसेस नहीं थे, वाज़ेह किस्म के एविडेंसेस इसके पास नहीं थे कि ये उन एविडेंसेस की बुनियाद पर अपना वर्क जो है उसको मेंडल के वर्क के साथ रिलेट करके उसको सलामत रख सकता। लेकिन उसके बाद वाल्टर सटन ने जिसको स्ट्रिंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, और बोवेरी, इन्होंने जो है वो उसके वर्क को सलामत किया। मेंडल के वर्क और उसने कहा कि भाई ये क्रोमोसोम है, उसकी जो खासियतें हैं और जो एक जीन की खासियतें हैं वो मिलती जुलती हैं, उनमें मुशाबहत पाई जाती है। क्रोमोसोम्स भी पेयर में पाए जाते हैं, जीन्स भी पेयर में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स भी जुदा होकर अगली नस्ल में मुंतकिल होते हैं, जीन्स भी जुदा होकर मुंतकिल होते हैं। मतलब इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जीन्स इनहेरिटेंस फैक्टर्स हैं, ये वो मेंडल के फैक्टर्स हैं जिनको मेंडल ने इनहेरिटेंस फैक्टर कहा था।
उन्हीं इनहेरिटेंस फैक्टर्स को सर्टन ने क्रोमोसोमल फैक्टर का नाम दिया। यही वो जीन्स थे जो विरासती खासियतों को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करने के जिम्मेदार थे। तो फिर उसके बाद जो है एक और साइंटिस्ट T.H. मॉर्गन, क्या है, थॉमस हंट मॉर्गन, इसने क्या किया, थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रासोफिला पे वर्क किया। इसने क्या किया, ड्रासोफिला फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई पे वर्क किया और उसके फ्रूट फ्लाई की आईज कलर और विंग्स का जो साइज है उसको लेके वर्क किया और उनके फिर क्रॉस करवाए और क्रॉस करवाने के बाद देखा कि भाई आने वाली जनरेशन में कौन से विंग रखने वाले जो है वो फ्लाइज हैं उनका साइज आगे जाता है, उनकी जो खासियत आगे मुंतकिल होती है। आया कि बड़े साइज वाले विंग रखने वाली फ्लाइज का या छोटे साइज रखने वाली विंग रखने वाली फ्लाइज का जो है वो खासियतें आगे मुंतकिल होती हैं, आगे बड़े साइज वाली पैदा होती हैं, छोटे वाली पैदा होती हैं, ये किस तरह की खासियतें पैदा होती हैं। तो इसने विरासत में खासियतों की मुंतकिली को जो है वो बताया और इस तरह करके इसने एनिमल्स में विरासत की खासियतों को जो है वो एक्सपेरिमेंटाइज करके, क्योंकि मेंडल ने पाइसम सैटिवम पे वर्क किया था, तो इसने एनिमल्स में वर्क करके, बीज पर वर्क करके जो है फ्लाइज पे वर्क करके इसने इसके मेंडल के वर्क को साबित किया और बताया कि मेंडल वाज राइट मैन, मेंडल ठीक कह रहा था, वो सही कह रहा था कि इनहेरिटेंस फैक्टर्स हैं जो खासियतों को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिली का सबब बनते हैं और वो जीन्स हैं। हम आने वाले लेक्चर्स में जनाब हम डिटेल में बात करेंगे बोवेरी एक्सपेरिमेंट्स की और सर्टन थ्योरी की बात करेंगे और T.H. मॉर्गन के वाले से भी बात करें। हम अलग अलग लेक्चर देंगे इन पे। अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।